अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम लोगों ने अगला टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है तहरीक अलीगढ़। पहले हम लोगों ने तहरीक देवबंद को बड़ी तफसील से पढ़ा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो तहरीक देवबंद थी वो खालिस्तन दीनी तहरीक थी। उसमें सिर्फ दीनी उलूम की तरवीज़ के लिए काम किया गया था, तबलीग इस्लाम के लिए काम किया गया था। और लेकिन वो जो तहरीक देवबंद थी वो वक्त और हालात के बदलते हुए तकाज़ों का साथ नहीं दे पा रही थी। यानी मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि जो जदीद उलूम आ चुके हैं, जो साइंसी उलूम आ चुके हैं, उनको हासिल किया जाए। जदीद उलूम और साइंसी उलूम की तालीम हासिल करने के बाद ही वो माशरे में कोई मकाम हासिल कर सकते थे, कोई नौकरी कर सकते थे। लेकिन तहरीक देवबंद का मकसद सिर्फ दीनी उलूम का हसूल था। जो दुनियावी उलूम थे उनसे कतई ताल्लुकी की गई थी। तो बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो ये समझते थे कि हम जब तक दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम हासिल नहीं करेंगे, हम माशरे में एतदाल नहीं कायम कर सकेंगे। तो इन हालात को देखते हुए एक नई तहरीक शुरू की गई जो कि तहरीक अलीगढ़ थी। तहरीक अलीगढ़ शुरू करने के मकसद यही थे कि मुसलमानों के लिए दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी रखे जाएं, उनके निसाब में दुनियावी और साइंसी उलूम को भी शामिल किया जाए ताकि मुसलमान भी माशरे में कोई मकाम हासिल कर सकें। अभी आप लोग बुक का पेज नंबर 39 ओपन करें। वहाँ पे हम लोग इस तहरीक का पस मंज़र पहले चेक करेंगे। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज सारे हिंदुस्तान पर काबज हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय बरतानवी हुकूमत ने बरह रास्त हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को माज़ूल करके, यानी उनको तख्त से उतार के, उनको बरतरफ करके, उन्होंने बरसगीर में मुसलमानों की 700 साला हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। मुसलमानों के लिए ये दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज़ों ने चूँकि मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी और उनके ख्याल में 1857 की जंग आज़ादी के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मुसलमान थे, इसलिए सबसे ज़्यादा मुजालम और मुश्किलात का सामना भी मुसलमानों को ही करना पड़ा। फ़ारसी को बतौर सरकारी ज़ुबान ख़त्म कर दिया गया। मुसलमानों के स्कूल और मदारस बंद और औकाफ जब्त कर लिए गए। यहाँ तक जो ज़ाती ज़मीनें जायदादें थी वो भी छीन ली गईं। इनसे तौहीन आमेज़ सलूक किया गया और कई मुसलमानों को काले पानी जज़ायर अंडमान में भेज दिया गया। इंडिया का एक जजीरा है जो कि खलीज बंगाल में वाक़या है। तो वहाँ पे काले पानी के नाम से एक जेल बनाई गई थी। उस जेल में मुसलमानों को भेज दिया जाता था, बिल्कुल एक जजीरे पे, दुनिया से बिल्कुल अलग। तो मुसलमानों को उस जेल में भेज दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपना निज़ाम तालीम जारी किया। हिंदू जो पहले मुसलमान हुक्मरानों की रियाया के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब अंग्रेज़ों की गुलामी को कबूल कर चुके थे। हिंदुओं के लिए हुक्मरानों की तब्दीली कोई मानी नहीं रखती थी। उन्होंने हवा का रुख देखते हुए अपनी वफादारियाँ अंग्रेज़ों से जोड़ ली, जबकि मुसलमान ज़हनी तौर पर इस गुलामी के लिए तैयार न थे। यही वो बड़ा सबब था कि मुसलमान तालीमी लिहाज से इंतहाई पसमानदा थे। उनकी तालीमी निज़ाम को मफलूज कर दिया गया। अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम उनकी रवायात के मुनाफी था, यानी जो अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम था वो मुसलमानों की रवायात का इनकार करता था, मुसलमानों की रवायात के बिल्कुल अगेंस्ट था, खिलाफ था। 1862 में अंग्रेज़ी स्कूलों में मुसलमान तलबा की तादाद सिर्फ 10% थी। गवर्नमेंट कॉलेज हिगली में 400 तलबा में से सिर्फ 4 तलबा मुसलमान थे। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की यूनिवर्सिटियां जो 1856 में कायम हुई थीं, 1875 तक उनके 846 ग्रेजुएटों में सिर्फ 17 मुसलमान थे। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में गुज़श्ता 20 साल के अदाद शुमार इकट्ठे किए तो मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और आला डिग्रियों के मालक हिंदू, जिनकी तादाद 3155 थी, उन हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 57 थी। यानी सिर्फ 57 उनमें मुसलमान थे, बाकी 3155 हिंदू थे जिन्होंने आला तालीम हासिल की थी। 1892 में, यहाँ पे आप 52 नहीं 92 करें, करेक्शन कर लें, 1892 तक कलकत्ता हाई कोर्ट ने 240 हिंदुस्तानियों को वकालत का पेशा इख्तियार करने की इजाज़त दी, जिनमें से सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी सारे हिंदू थे। तालीमी लिहाज से सिंध बहुत ज़्यादा पसमानदा था। 1900 तक सारे सूबे में सिर्फ 3 सरकारी हाई स्कूल थे। क़याम पाकिस्तान तक वहाँ कोई सरकारी कॉलेज ना था। अलबत्ता हैदराबाद और मीरपुर खास में हिंदुओं के कॉलेज मौजूद थे। अलगर्ज जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हालत इंतहाई ख़राब हो गई। हिंदू पढ़कर तरक्की कर चुके थे, जबकि मुसलमान माली तौर पर मुहताज और तालीमी लिहाज से पसमानदा हो गए। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम के लिए भेजने के लिए तैयार ना थे। मुसलमान अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं भेजते थे, वहाँ पे अंग्रेज़ी तालीम और खुसूसन वहाँ पे ईसाइयत की तालीम दी जा रही है, और मुलाजमतें चूँकि सरकारी तालीम हासिल करने वालों के लिए थी, इसलिए हिंदुओं ने अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को अपना लिया और मुलाजमतों पर काबज़ हो गए।
اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ دوربین اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے خوش نہ تھے، یعنی وہ مسلمان جو اس بات کا اندازہ کر سکتے تھے کہ آئندہ وقتوں میں ہمیں مشکلات پیش آئیں گی، جب ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہوگی، معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، ہمیں کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ حالات تھے جن سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے وہ دوبارہ سے ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں۔ اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسے سے ابتدا کی گئی تھی، مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ یہ اس تحریک کا پس منظر ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کہ تحریک شروع کرنے کا مقصد کیا تھا، ایسی کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے تحریک علی گڑھ کو شروع کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے بہت سی تحریکیں چل رہی تھیں۔ اس سے آگے ابھی ہم دیکھیں گے کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا ہیں۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں: مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں اور اختلافی صورتحال کو ختم کر کے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینا۔ خیر سگالی ہوتا ہے خیر خواہی، اچھائی چاہنا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کو ختم کرنا، یعنی مسلمانوں نے جو دین اور دنیا کی تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اس کو ختم کرنا، اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو اپنانا۔ مسلمانوں کو تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا، مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی اور معاشرتی طور پہ مستحکم کرنا، یعنی مسلمان جب تعلیم حاصل کریں گے تو ان کی معاشی اور مالی حالات اور معاشرتی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور جدید علوم سے استفادے کے قابل بنانا۔ مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا، یعنی مسلمانوں کی جو پہلے عظمت تھی، جو ان کا عزت اور مقام مرتبہ تھا، اس کا احساس اجاگر کرنا کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے اپنے اس مرتبے کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، اور بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کے احساسات پیدا کرنا۔ اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایاتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا۔ مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا۔ یہ سارے تحریک علی گڑھ کے مقاصد تھے۔ بس جہاں تک آپ کا آج کا لیکچر ہے، آپ لوگوں نے تحریک علی گڑھ کے جو پس منظر ہے اس کو دیکھنا ہے اور تحریک علی گڑھ کے مقاصد کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک کروں گی جو کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہے۔ ابھی آپ لوگ اس لیکچر کو دیکھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے یا آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔